जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का एडू प्रेरणा चैनल में। तो हम लोग डेली यहाँ पे जो है 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डेली कर रहे हैं। दोस्तों आप यहाँ पे मैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं कि आप लोग का जो डेट है उसको बढ़ा दिया गया है, उसको 25/2/2024 कर दिया गया है। अभी तक से आप लोग फेज 3 का जो एग्जाम फॉर्म है अभी आप लोग नहीं भरे हैं उसको, तो जल्द से जल्द आप लोग उसको भर लीजिए, क्योंकि 25 के बाद जो है आपको एक्स्ट्रा जो है पैसा देना पड़ेगा। तो अभी टाइम है, अभी जो है मौका है आप लोगों का, उसको जल्दी से भर लीजिए और आपकी जो तैयारी है वो अच्छे तरीका से चल रही है। तो इस वीडियो को देखिए पूरा, क्योंकि फेज 1 और फेज 2 का बीपीएससी के द्वारा एग्जाम हो चुका है। उसमें बहुत सारे मित्र शिक्षकगण जो हैं उन्होंने इस बार सफलता हासिल की है। ठीक है, वह आज टीचर के पद पर जो है अपना स्कूल में जाते हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप लोग भी अगर इस बार टीचर के एग्जाम में सम्मिलित होना चाहते हैं, इस बार हासिल करना चाहते हैं, इस मौका को नहीं गंवाना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, पूरा देखने का प्रयास कीजिए। डेली आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है बीपीएससी के द्वारा उसको हम इस चैनल पर डेली करा रहे हैं। 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न हो रहे हैं। तो अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए इस क्लास की तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पे ज्वाइन कीजिए। आप लोगों को आज से इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, जो क्लासें होगी। और नीचे एक वेबसाइट का भी लिंक दिया गया है, अगर आप लोग उस पर मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो जाकर आप फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला समझिएगा, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न है कि किसी शब्द की इकाई की माप की इकाई क्या है। ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न का जो उत्तर क्या कह रहा है और प्रश्न क्या कर रहा है। कोई भी एक शब्द है, उसकी लंबाई की माप और उसकी लंबाई की माप की इकाई, ध्यान रखिएगा, लंबाई की माप की इकाई क्या होती है। तो बहुत सारे विद्यार्थी जल्दबाजी में मीटर को सही करेंगे, लेकिन जो मीटर है ये सरासर गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है बिट, ये सही होगा, क्योंकि बिट की जो वह संख्या है जो कंप्यूटर समानांतर समय में उस चीज को प्रोसेस करता है। तो इसी को हम लोग वर्ड लेंथ भी कहते हैं। तो यहीं पे जो हो रहा है कि लंबाई की माप की इकाई क्या होती है किसी शब्द की, तो वह बीट होती है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर पे। यहाँ पे जो दूसरा नंबर प्रश्न है कि ईमेल का आविष्कार किसने किया। ईमेल का आविष्कार किसने किया, तो हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। चौथा जो विकल्प दे रहा है ये सही होगा, क्योंकि भारतीय मूल्य के जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पीबी शिवा आयदुरई, यहाँ पे पी शिवा, माफ कीजिएगा, बी शिवा आयदुरई, इन्होंने जो 1978 में, कब, तो इन्होंने 1978 में ईमेल की खोज किए थे, ईमेल का आविष्कार किए थे। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न हम लोग आते हैं तीसरे नंबर पे। यहाँ पे जो तीसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका जैव उर्वरक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। जैव उर्वरक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं, जैव उर्वरक के बारे में भी समझा देते हैं कि जैव उर्वरक होता क्या है। तो जैव उर्वरक जो है एक ऐसा पदार्थ है जिसमें सजीव सूक्ष्म जीव अंतःविष्ट होते हैं, उसके अंदर शामिल होते हैं। जब इस पौधे के आंतरिक भाग या मृदा के जो भी मूल परिवेश वाले बीज होते हैं उसके साथ एक सतह पर प्रयुक्त होते हैं। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है प्रश्न में कि किसका जैव उर्वरक के रूप में भी उपयोग होता है, तो अमोनिया का होता है। जैव उर्वरक के रूप में किसका उपयोग होता है, तो अमोनिया का उपयोग होता है। इसे ध्यान में रखिएगा, इस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में हमेशा बनते रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न चौथा। यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है। कीटहारी मतलब कीटहारी वनस्पति है। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को सही करेंगे, इट्रिकुलेरिया। इसे ब्लेंडर वाट्स भी कहा जाता है, इसे ब्लेंडर वाट्स भी कहा जाता है, क्योंकि कीटहारी पौधा जिसको मांसाहारी
पौधे का एक वर्ग होता है यूट्रिक्युलेरिया। तो एक पहला ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सही कीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न 5 पे। यहाँ पे जो 5 प्रश्न है कि ग्लूकोज का एक बहु शाखा युक्त पॉलीसेकेराइड है, एक ग्लूकोज का बहु शाखा युक्त पॉलीसेकेराइड है जो जानवरों और कवकों में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। सुंदर सा प्रश्न है, कौन सा का जो है ये कार्य करता है ऊर्जा भंडारण के रूप में? तो यहाँ पे हम लोग सही करेंगे ऑप्शन 2 को, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज का एक रूप होता है, पॉलीसेकेराइड है ये ग्लाइकोजन जो है, जो मनुष्य कह सकते हैं, जीवो कह सकते हैं, फफूंदी कहते हैं, उसमें ऊर्जा संग्रहण का कार्य करता है। ग्लाइकोजन जो हो जाएगा हमारे शरीर के अंदर, जो मनुष्य जाति हो गए उसके अंदर, उसके बाद जीव होंगे, कुछ फफूंदी होंगे, उस सारे उनके जो है ऊर्जा संग्रहण के रूप में कार्य करता है ग्लाइकोजन। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 6 पे। 6 प्रश्न है कि सिरका बनाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। सिरका बनाने के लिए डैश का उपयोग होता है, किया जाता है। अगर बात करेंगे तो सिरका की बात करते हैं तो सिरका जिसको एसिटिक एसिड, सिरका जो है इसको एसिटिक एसिड, कौन सा एसिड? तो इसको एसिटिक एसिड सिरका को कहा जाता है। इसका अगर सामान्य सूत्र की बात करें, मतलब इसका रासायनिक सूत्र क्या हो सकता है? तो CH3COOH, CH3COOH सिरका का ये जो है रासायनिक सूत्र हो जाएगा। और सिरका का जो मुख्य नाम होता है वह होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, अब ध्यान में रखिएगा एसिटिक एसिड जो है यह बैक्टीरिया द्वारा इथेनॉल के किण्वन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह बैक्टीरिया के द्वारा, किसके द्वारा? सिरका जो है यह बैक्टीरिया के द्वारा इथेनॉल के किण्वन द्वारा इसको उत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ पे 6 का हम लोग चौथा ऑप्शन सही करेंगे। सिरका बनाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, तो एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न हम लोग 7 नंबर पे। यहाँ पे जो 7 नंबर प्रश्न है कि शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी किए थे। शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? तो शांति निकेतन का निर्माण रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। अब ये शांति निकेतन है कहाँ पे? तो ये शांति निकेतन जो हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। ये शांति निकेतन कहाँ पे है? तो शांति निकेतन जो है ये पश्चिम बंगाल में है। और इस शांति निकेतन की जो स्थापना है महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। लेकिन जो महर्षि देवेंद्रनाथ थे उनके पुत्र थे, उनके पुत्र कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न हम लोग 8 पे। यहाँ पे जो 8 प्रश्न है कि बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? बुद्ध के उपदेश जो है पाली भाषा में हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, बुद्ध के उपदेश जो है पाली भाषा में है। आगे देखिए प्रश्न 9 पे। अच्छा सा प्रश्न, सुंदर सा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मांग का नियम कहता है, मांग का नियम कहता है यहाँ पे कि, यहाँ पे हम लोग अगर पढ़ते हैं कि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, उस वस्तु की मांग कम हो जाती है, ये सरासर गलती हो जाएगा। मांग का नियम कह रहा है कि यदि किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो क्या उस वस्तु की मांग कम हो जाती है? नहीं, ये गलत बोलता है। अगर जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है तो उस वस्तु की भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है, उस वस्तु की कीमत भी लगातार बढ़ेगी ही। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा का अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे कि यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, दूसरा ऑप्शन भी देख सकते हैं आप लोग अच्छे तरीका से। और तीसरा भी देख लीजिए, कह रहे हैं कि यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, ठीक है, तो उस वस्तु की मांग की गई मात्रा भी कम हो जाती है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो तीसरा ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की अगर मांग की गई जो मात्रा है वह क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो तीसरा ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे सही करेंगे। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे? सही करेंगे। आगे चलते हैं प्रश्न 10 पे। 10 देखिए ध्यान से प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप में से गठित होता है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन को सही करेंगे, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। ऑक्सीजन और सिलिकॉन, क्योंकि ऑक्सीजन जो है
पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न 11 प्रश्न है कि सिनेबार का एक अयस्क या खनिज है। तो सिनेबार का मरक्यूरी हो जाएगा। सिनेबार का क्या हो जाएगा? मरक्यूरी हो जाएगा। आगे मरक्यूरी, ठीक है, मरक्यूरिक सल्फाइड, जिसका सिंदूर का जो रासायनिक नाम हो जाएगा, जिसको सिनेबार कहा जाता है, वही चीज है मरकरी सल्फाइड, जिसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा HgS, ठीक है, रासायनिक नाम हो जाएगा। 12 देखिए ध्यान से प्रश्न, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है। एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है, परमाणु संख्या 16 है। परमाणु संख्या 16 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? इसके जो परमाणु है इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए क्या किया जाता है कि जो द्रव्यमान की संख्या दिया है, यहाँ पे द्रव्यमान की संख्या दिया गया है 32 माइनस इसके बाद जो परमाणु संख्या दिया गया है 16, इसको घटा दिया जाएगा। तो जब घटा देंगे तो यहाँ से निकलकर 16 आया, तो इसीलिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कभी भी निकालने को कहेगा, तो जो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या दिया रहेगा उसको और जो परमाणु संख्या दिया रहेगा उसको, दोनों को माइनस कर देंगे। अगर दोनों को हम लोग अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ से न्यूट्रॉनों की संख्या निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा सही होगा ऑप्शन। 13 देखिए ध्यान से प्रश्न है कि यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है, एक सितारा है जो मतलब कह रहा है कि कोई सितारा है यह सूर्य से बड़ा है किंतु उससे दोगुना बड़ा नहीं है, तो वह एक में डैश परिवर्तित हो जाता है। तो वह एक में पल्सर, यहाँ पे हम लोग सही करेंगे। यहाँ पे जो पल्सर हो गया ये सही हो रहा है। यदि तारा जो की बात कर रहा है कि यदि तारा है जो लगभग सूर्य के आकार का जैसा है या उससे छोटा है तो वह श्वेत बौने तारे में परिवर्तित हो जाता है। वह श्वेत बौने तारे में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। एशिया मतलब गोबी जो मरुस्थल है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये जो है कितना दूर में फैला हुआ है इसे ध्यान में रखिएगा। 5000, यहाँ पे जो 5 लाख वर्ग किलोमीटर है, मील है, इतना दूर में ये जो गोबी मरुस्थल है ये फैला हुआ है। ये जो मरुस्थल है दोस्तों, ये गोबी मरुस्थल ये चीन के उत्तरी क्षेत्र में और उत्तरी पश्चिम मंगोलिया में फैला हुआ है। उत्तरी पश्चिमी मंगोलिया के दक्षिणी भागों में, मंगोलिया के दक्षिणी भागों में ये क्या है? गोबी मरुस्थल फैला हुआ है। आगे देखिए प्रश्न 15 नंबर, ध्यान से देखिए। 15 प्रश्न है कि अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो मियां तानसेन को किए हैं नियुक्त। किसको नियुक्त किया गया है? तो मियां तानसेन को। जो मियां तानसेन को अकबर द्वारा 1562 ईस्वी में, अकबर द्वारा 1562 ईस्वी में दरबारी संगीतकार के रूप में इनको जो है नियुक्त किया गया था। किसको? तो मियां तानसेन को। आप लोग दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सकेगा आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों के पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, टेलीग्राम्स ग्रुप होंगे या कोई भी ग्रुप होंगे, आप लोग उसमें इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। 16 देखिए प्रश्न। 16 प्रश्न है कि अशोक जो है किस राजवंश के राजा थे? अशोक किस राजवंश के दरबार मतलब राजा थे? तो अशोक जो थे ये मौर्य वंश के राजा थे। अशोक जो थे ये किस वंश के जो थे राजा थे? तो मौर्य वंश के राजा थे। कौन थे? तो अशोक थे, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न 17। यहाँ पे जो 17 प्रश्न है कि आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है? आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है? तो याद रखिएगा कि आपेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है। आपेक्षिक घनत्व की जो कोई भी इकाई नहीं होती है, ठीक है। ये जो है एक बीमाहीन राशि है, इसको किसी भी प्रकार की बीमा नहीं होती है, इसीलिए आपेक्षिक घनत्व का कोई भी इकाई यूनिट नहीं होता है, ठीक है।
आगे देखिए प्रश्न 18 प्रश्न है कि भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है। भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है, तो 18 वर्ष हो जाएगा। 18 वर्ष जब आपका हो जाता है तो आपके पास मतदान करने का पूरा अधिकार हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा आप लोग। आगे देखिए प्रश्न 19 है। 19 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान डैश को अस्तित्व में लाया गया था। भारतीय संविधान को डैश यहाँ पे होना चाहिए, अस्तित्व में लाया गया था भारतीय संविधान को, तो 26 जनवरी 1950। यहाँ पे देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन सही हो रहा है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जो है हमारा वह अस्तित्व में आया था। ओके, आगे चलते हैं प्रश्न 20 नंबर। 20 प्रश्न है कि आई टू हैड ए लव स्टोरी। आई टू हैड ए लव स्टोरी, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो रविंदर सिंह हो जाएंगे। इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, रविंदर सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न यहाँ पे 21 है। MS वर्ड में, MS वर्ड जिस तरह इंग्लिश में आप लोग देखते होंगे, MS वर्ड में जो कंट्रोल प्लस एस आई ये किसको दर्शाता है। कंट्रोल प्लस एस जो है ये डॉक्यूमेंट को समान नाम से सेव करेगा। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए अगर हम लोग कंट्रोल एस दबाते हैं तो ये जो है उस डॉक्यूमेंट को सेव आसानी से कर सकता है। आगे देखिए प्रश्न हम लोग चलते हैं 22 नंबर पे। 22 नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या देखा गया है, तो उस प्रक्रिया को कायांतरण कहा गया है। कायांतरण प्रक्रिया के द्वारा ही लार्वा जो है उग्र परिवर्तन द्वारा और वयस्क में जो हम लोग जो इंसान है उसके अंदर क्या करते हैं, वह चले जाते हैं, उसमें उसके अंदर बदल जाते हैं उस वयस्क में। तो इस ध्यान में आप लोग इस प्रश्न को रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुंदर सा प्रश्न है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कंट्रोल एन कमांड का जो प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल एन का जो है प्रयोग क्यों किया जाता है, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। न्यू जो नया डॉक्यूमेंट होता है उसके लिए जो है कंट्रोल एन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए प्रश्न ध्यान से। 24 प्रश्न है कि विंडोज में फाइल को रिप्रेजेंट करने वाली पिक्चर को क्या कहते हैं। विंडोज में फाइल को रिप्रेजेंट करने वाली मतलब सूचित करने वाली जो फाइल है उसको पिक्चर को हम लोग उस क्या कहेंगे, उस पिक्चर को हम लोग क्या कहेंगे। सुंदर सा प्रश्न आपके सामने है, तो उसे कहा जाएगा आइकन कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे आइकन कहा जाएगा। आगे देखिए प्रश्न 25 पे। 25 नंबर प्रश्न है कि 9 वर्ष के अवसर पर उगादी, 9 वर्ष के अवसर पर उगादी का आयोजन किस राज्य में किया गया था। उगादी का आयोजन कर्नाटक में हुआ था। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ये सही होगा। 9 वर्ष के जो अवसर पर या नया साल के अवसर पर जो है उगादी आयोजना जो है किस राज्य में किया गया था, तो कर्नाटक में किया गया था। उगादी योजना को 9 वर्ष के अवसर पर कर्नाटक में किया गया था। और यहाँ पे एक ऑप्शन और नहीं दिया गया है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश यहाँ पे दोनों जगह जो है उगादी आयोजना का जो है आयोजन किया गया था। इस दिन यह उगादी जो दिया गया है यहाँ पे ये क्या होता है, तो ये भगवान ब्रह्मा और ब्रह्मांड की जो भी देवताएं होती है उनकी रचना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 26 ध्यान से देखिएगा प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न है वह कंप्यूटर नेटवर्क जो शहर के कई क्षेत्रों में फैला होता है उस नेटवर्क को क्या कहते हैं, तो मैन, MAN उसको कहा जाता है। मैन नहीं, लैन याद कीजिएगा, मैन ही कहा जाता है, माफ कीजिएगा। केबल टेलीविजन नेटवर्क, केबल टेलीविजन नेटवर्क, MAN, केबल टेलीविजन नेटवर्क मैन इसको बोला जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये इसका उदाहरण हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे मैन जरूर सही होगा। आगे देखिए 27 जो प्रश्न है कि यदि कौन सी 2 नदियां अरब सागर में गिरती है। 2 नदियां अरब सागर में कौन कौन सी गिरती है, तो सरस्वती गिरती है और महानदी गिरती है। सरस्वती नदी और महानदी जो है ये दोनों नदियां अरब सागर में जाकर मिल जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है। 28 देखिए प्रश्न है कि आयकर विभाग को विशिष्ट फॉर्मेट में फाइल रिटर्न करने हेतु यूजर्स की आवश्यकता होती है। वह फॉर्मेट जो है
अगर फाइल को हम लोग कोई रिटर्न करते हैं तो वह फाइल जो है किस फॉर्मेट में होना चाहिए, तब आयकर के द्वारा उसको स्वीकार किया जा सकता है। तो XML जो फॉर्मेट है, इसके अंदर अगर हम लोग फाइल को अपना कन्वर्ट करते हैं तो आयकर विभाग की जो विशिष्ट फॉर्मेट है फाइल है उसमें यह प्रदर्शित होगा। 29 नंबर देखिए प्रश्न, यहाँ पे ध्यान से देखिए। 29 प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग जो है ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए जो बाग है, बगीचा है, उसमें एकत्रित हो गए थे। तो रॉलेट एक्ट को, जो रॉलेट एक्ट जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ये जो रॉलेट एक्ट है ये हुआ था। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा, चौथा ऑप्शन जो हो रहा है ये सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न 30 नंबर, यहाँ पे जो 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चीज होना चाहिए। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो क्यू में स्लाइड्स को एडवांस नहीं करेगी। पावर जो यहाँ पे SMS पावर है पॉइंट, जो स्लाइड शो होता है व्यू, उसमें स्लाइड को एडवांस नहीं करेगी। तो यहाँ पे जो F2 हो गया है, यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। पावर पॉइंट में जो स्लाइड शो व्यू है उसको प्रेजेंट में स्लाइड और एनिमेंट्स के द्वारा ही उस चीज को जो है किया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन को हम लोग अगर टिक करेंगे, अगर ऑप्शन की बात करेंगे इसका, तो F4 हमारे ख्याल से सही हो रहा है। इस ऑप्शन का जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये इसका सही हो रहा है, ठीक है। F4 ही यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न हम लोग 31 नंबर। 31 नंबर यहाँ पे प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक जो प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखे हैं, कौन से लिखे हैं। तो हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे, पारणी को सही करेंगे, इनके द्वारा शोध लिखा गया है। आगे देखिए प्रश्न 32 है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। भारतीय जो राष्ट्रीय कैलेंडर है हम लोग का, वह शक संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख को शक कैलेंडर की तारीख में परिवर्तित करने से इसमें देखने को मिलेगा कि कितने वर्ष का अंतर इसके अंदर आ जाता है, वहीं देखने को मिलेगा। तो 78 वर्ष यहाँ पे सही होगा। कितने वर्षों का अंतर हो जाएगा, तो 78 वर्षों का अंतर हो जाएगा। 33 देखिए प्रश्न ध्यान से, कह रहे कि एस्ट्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। एस्ट्रोलॉजी है ये घास से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, तो ये घास से संबंधित है, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न 34 जो प्रश्न है NAVIC ये क्या चीज हो जाएगा। NAVIC भारतीय क्षेत्रीय नौसंचालन उपग्रह प्रणाली है। भारतीय क्षेत्रीय नौसंचालन जो है यहाँ पे ये एक तरह की प्रणाली है। तो ऑप्शन दूसरा को सही GPS सिस्टम हो जाएगा। NAVIC जो है एक प्रकार का GPS सिस्टम है। 35 देखिए प्रश्न, गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण क्या होगा। तो तीसरा को सही करेंगे, खिंचाव मुक्त रबड़ बैंड, खिंचाव मुक्त रबड़ बैंड। आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न है कि किसी क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल असित शाम के अपक्षय के द्वारा होता है। सुंदर सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो तीसरा को सही करेंगे, ढक्कन का पठार। किसका पठार, ढक्कन का पठार। 37 देखिए प्रश्न कि बिना धूल सब्जियों जैसे बांधा को गोभी धोने के परिणाम स्वरूप एक भूमि के संकरण के द्वारा मस्तिष्क प्रभावित हो सकता है और दौरा भी पड़ सकता है। तो इस कृमि का क्या नाम है। इस कृमि का नाम हो जाएगा फीता कृमि। इस कृमि का नाम हो जाएगा फीता कृमि हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे 38 कह रहा है कि ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है। तो ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में बदलना होता है तो वह किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। 39 है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा का जो सदस्य बना जाता है न्यूनतम आयु जो है इसका 30 वर्ष है। कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। और जो अगर बात करेंगे लोकसभा में स्थान के लिए तो 25 वर्ष हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा इस चीज को। देखिए प्रश्न 40 है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी। तो तीसरा को सही करेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी। तो विक्रमादित्य की उपाधि जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है इसका जो है उपाधि धारण किया गया था। 41 ध्यान से देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं है। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वह राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय जो विकास परिषद है इसका गठन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते हैं उसके द्वारा जो है इसका
जो है और सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश के जो प्रतिनिधित्व होते हैं, ये सारे लोगों को मिलाकर इसका ये चीज़ जो है निर्णय लिया जाता है। आगे देखिए प्रश्न 42 है, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ाने से क्या होता है? टैक्स जब लग जाता है तो यहाँ पे ऑप्शन ठीक करेंगे, समानुपाती कर हो जाता है। कैसा होता है? समानुपाती कर होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन, माफ कीजिएगा साथियों, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन करिएगा सही, गलत हमने बता दिया। यहाँ पे जो यहाँ पे कह रहा है कि दर बढ़ाने को क्या कहा जाता है, तो उसको प्रगतिशील कर कहा जाता है। माफ कीजिएगा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको प्रगतिशील कर कहा जाता है। 43 है कि आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? तो ये जोर देता है निर्माता पर। किस पर जोर देता है? निर्माता पर जोर देता है। 44 प्रश्न है कि नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे? नौकरशाही कहा जा रहा है यहाँ पे, तो नौकरशाही के जो थे वह मैक्स वेबर हो जाएंगे। वह कौन हो जाएंगे? मैक्स वेबर हो जाएंगे। 45 प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? तो ये जो है 1945 देखेंगे, तीसरा ऑप्शन को टिक करेंगे। 1945 के अस्तित्व में आया था संयुक्त राष्ट्र संघ। और 46 देखिए प्रश्न, अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो ये शेख मुबारक के थे। शेख मुबारक के ये जो अब्दुल फजल है ये सूफी संत के पुत्र थे। 47 प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुआ था? तो 1917। फ्रांसीसी क्रांति जो है कब हुआ था दोस्तों? फ्रांसीसी क्रांति तो 1789 में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति हाँ वो 1789 याद कीजिएगा, 1789 से 1799 में हुआ था। 48 है कि वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। तो दोस्तों आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। वंदे मातरम जो है यहाँ पे लिया गया है आनंद मठ से। 49 है कि जिंक वायरस का वाहक कौन सा मच्छर होता है? जिंक वायरस का वाहक जो होता है वह कौन सा जो है मच्छर होता है? तो यहाँ पे एंडिस मच्छर को सही करेंगे। कौन सा मच्छर? एंडिस मच्छर होता है। आगे देखिए 50 प्रश्न है कि जड़ आवरण किससे उत्पन्न होता है? तो जड़ आवरण जो होता है ये क्लेस्ट्रॉन के कारण जो है उत्पन्न होता है। तो 50 प्रश्न हम लोग डेली इस चैनल पर करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।